उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम पर जो हमने निफ्टी का लेवल 19,250 को जो फ्राइडे को दिया था उससे आपने बेनिफिट लिया होगा। और आज सुबह भी हमने बताया था 250 का सपोर्ट लेवल है और उससे निफ्टी 19,400 तक गई। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और यूट्यूब की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ बम्पर मुनाफा मिलता है। और साथ में जिन लोगों का डीमेट अकाउंट हमारे साथ है उन लोगों के लिए होने वाला है कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ 5 तारीख को। तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको भी वो स्पेशल बेनिफिट चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं डीमेट अकाउंट वालों के, बट आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे ओपन कीजिए। थैंक यू सो मच। एक ऐसा शेयर जिसने मार्च 2022 से अब तक अपने इन्वेस्टर को अप्रॉक्स 30% का रिटर्न दिया, मगर कैच यहां यह है कि यही शेयर अप्रैल 2022 का हाई 440 से अभी अगर देखें तो 230 पर चल रहा है, तो परसेंटेज वाइज 47.72% गिर चुका है। करेक्ट। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप बता रहे हो 30% का रिटर्न, दूसरे साइड आप बता रहे हो 47% गिरा, तो आखिर चक्कर क्या है? सब कुछ बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आप बताइए क्या आप गेस कर पाए हैं मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं? डिविडेंड भरपूर देता है, बम्पर देता है, और आप सब डिविडेंड के कारण इस शेयर को लेकर फंसे हुए हो। तो कमेंट में नाम बता दीजिए। कुछ दिन पहले मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें इसके बिजनेस फंडामेंटल वैल्यूएशन को लेकर सब कुछ बताया था, मगर स्टॉक में और भी ज़्यादा फॉल आया, जैसा कि वहाँ पर हमने उस वीडियो में प्रिडिक्ट भी किया था। और अगेन रिटेल भाई चूंकि डिविडेंड को लेकर फंसे हुए हैं, तो अब हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 440 के ऊपर ट्रेड करने वाला शेयर 230 पर ट्रेड कर रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? होल्ड रखना है या सेल कर देना है? राइट। तो यहाँ पर हम वेदांता के बारे में बात कर रहे हैं, सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं इसके अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, कुछ स्कैम चल रहा है क्या, कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी है क्या, है या नहीं है? मतलब हमारा एक सिंपल सा, हम कहीं भी पैसा लगाते हैं तो हम अच्छा और बुरा सब देखते हैं ना, तभी तो इन पैसे लगाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा को, जिसकी वजह से वेदांता पर निगेटिव असर हुआ है। वेदांता के केस में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेदांता जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो पूरे इकोनॉमी से कनेक्टेड है, और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा समझने के बाद हम लोग समझेंगे वेदांता से कनेक्टेड न्यूज। तो याद रखिएगा, हर पॉइंट 1 बाय 1 आएंगे और तब एक समरी बनाएंगे वेदांता की, उसके लिए पूरी वीडियो देखना जरूरी है। तो हम लोग 440 के हाई से देखना शुरू करेंगे, तभी पूरी फिल्म हाथ में आएगी। आज की वीडियो में वेदांता पे एक ऐसा बम फोड़ने वाला हूं लास्ट में कि आपके आंखों पे जो पट्टियां बंधी हुई है ना डिविडेंड की नाम की, वो जब सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, गारंटी देता हूं। तो वो लास्ट मिस मत करना। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। 11 अप्रैल 2022 को हाई लगा 440 के पास का, और उसके बाद आज अगर हम बात करें जिस वक्त वीडियो में शूट कर रहा हूं 234 के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो इस फॉल के पीछे की वजह, एक वजह मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। कभी भी सारी वजह मिलती है तब रियल पॉइंट निकल के आता। ग्लोबली फॉल इन मेटल प्राइस एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। जी हाँ, सबसे पहले कोविड-19 की वजह से लगभग सभी कंट्री ने मार्केट में खूब सारा फंड सर्कुलेट किया ताकि कंपनी को दिक्कत ना हो। इस फंड सर्कुलेशन के कारण इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आई। महंगाई बढ़ने के कारण वेदांता का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ा, मगर कोविड-19 के बाद रशिया यूक्रेन वार और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से मार्केट में मेटल जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम के डिमांड में फॉल आया। डिमांड में फॉल आने की वजह से ये मेटल के प्राइस भी गिर गए। कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है अगर उसके प्राइस में फॉल आएगा तो कॉमन सी बात है कि प्रॉफिट भी गिरेगा ना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में आसान भाषा में समझें तो महंगाई बढ़ने की वजह से वेदांता का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया, मेटल का डिमांड कम होने की वजह से मेटल के प्राइस में फॉल आया, जिसके कारण वेदांता का प्रॉफिट गिर गया। और किसी भी कंपनी का प्रॉफिट डाउन होगा तो इफेक्ट कहाँ दिखेगा? शेयर प्राइस पर दिखेगा। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप वेदांता के एक इकोनॉमिक फैक्टर के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। अब यहां आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो अदर कंपनी पे भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सोचना अभी से शुरू कीजिए, तभी बनेगा पैसा। सिर्फ एक के पीछे जाने से पैसा नहीं बनेगा। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से दूसरी कंपनियों पर क्या असर हुआ ये देखना हमारा फर्ज बनता है। तो यहां पर हम इनके कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि 11 अप्रैल 2022 से अभी तक क्या रिटर्न दिया है। तो कॉम्पिटिटर में आपको दिखेगा कोल इंडिया नंबर 1 पे, इसके बाद वेदांता और थर्ड नंबर पे एनएमडीसी। ठीक है। तो 11 अप्रैल 2022 से करंट प्राइस तक कोल इंडिया ने 15.80% का रिटर्न दिया और एनएमडीसी ने 13.76% का निगेटिव रिटर्न दिया। एक पॉजिटिव
एक निगेटिव। मतलब ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का असर तो हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, बाकी दोनों कॉम्पिटिटर में 15% ऊपर नीचे का कहानी है, इसमें 47% का, तो इसका जवाब भी मिलेगा लास्ट में। तब तक वेदांता में क्या न्यूज़ है, क्या गड़बड़ी की कहानी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इसका मेन इशू है उसका डेट बर्डन। मैक्रो फैक्टर की वजह से पहले ही कंपनी की प्रॉफिट डाउन है, उसके ऊपर हाई डेट का इंटरेस्ट बर्डन, ये दोनों मिलकर एक सीरियस इशू है। इस इशू का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ वेदांता का ज्वाइंट वेंचर होने वाला था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन फॉक्सकॉन ग्रुप ने डील ब्रेक कर लिया। इसके पीछे का रीजन बताया गया कि वेदांता की फाइनेंशियल कंडीशन और डिले इन गवर्नमेंट अप्रूवल, ये कारण है। हाई डेट की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन पे सवाल उठा, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल का भी इशू आया। यहां गवर्नमेंट इशू पे भी आएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। वेदांता का गवर्नमेंट के साथ भी टर्म कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें भी ध्यान रखने की होती है पैसा लगाते समय। तो यहां तक हम लोग मैक्रो डेटा हाई डेट का इशू समझ गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक के साथ दूसरी चीजें जुड़ती जा रही है और शेयर के प्राइस गिरते जा रहे हैं। अब रीसेंट फॉल का कुछ रीसेंट डेटा देखते हैं। रीसेंट यानी अभी अगस्त में वेदांता की प्रोमोटर कंपनी ट्विन स्टार होल्डिंग ने वेदांता का 4.14% स्टेक सेल किया। वेदांता के प्रोमोटर इस फंड का इस्तेमाल डेट रीपेमेंट के लिए करने वाले हैं। यहाँ स्टेक सेल की वजह से भी स्टॉक में फॉल आया। इसके बाद वेदांता के बारे में लेटेस्ट न्यूज है मीनाक्षी एनर्जी के एक्विजिशन का। मीनाक्षी एनर्जी आंध्र प्रदेश में कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट पावर जनरेट करने की है। वेदांता ने इस कंपनी को 1440 करोड़ में एक्वायर किया है और इस 1440 करोड़ में 312 करोड़ वेदांता कैश पे करेगा और 1128 करोड़ मीनाक्षी एनर्जी के डिवेंचर के थ्रू फंड रेज करके पे करेगा। मतलब वेदांता पे खुद कर्ज का बर्डन है, उसके ऊपर जो न्यू एक्विजिशन कर रहा है उस पर भी कर्ज का बर्डन आ गया है। अब वेदांता का न्यू एक्विजिशन को कुछ लोग पॉजिटिव देख रहे हैं तो कुछ लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव। इस पर अगर अपना लॉजिक बताऊं तो मुझे निगेटिव पॉइंट दिख रहा है। मैं अपना लॉजिक बताता हूं। सबसे पहला लॉजिक है डेट एक्विजिशन। मतलब अगर वेदांता ये एक्विजिशन कंप्लीट कैश पे करता तो कंपनी पे डेट का बर्डन नहीं आता, और पहले से डेट का बर्डन होने की वजह से न्यू डेट कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। और इस पर भी वैसी कंपनी का एक्विजिशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही हो, ये और भी ज़्यादा डेंजर होता है। मीनाक्षी एनर्जी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रहा था, तभी वेदांता ने इसे एक्वायर किया है। ऐसे सिचुएशन में इंसॉल्वेंट कंपनी को एक्वायर करना लॉजिकल नहीं लगता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मीनाक्षी एनर्जी कोल बेस्ड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पूरी दुनिया अब रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो ऐसे केस में अगर किसी कंपनी को पावर सेगमेंट में बिजनेस एक्सपेंड करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी में करे, ज़्यादा सही है, फ्यूचर का है एज़ कम्पेयर टू कोल। आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे अनुसार मुझे वेदांता का ये न्यू एक्विजिशन निगेटिव लगता है। सबका अपना पॉइंट है, मैंने अपना पॉइंट दिया। मैं अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए फ्री हूँ ना, मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ ना। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं गवर्नमेंट वेदांता से क्यों नाराज है और हिंदुस्तान जिंक इस मैटर में कैसे इन्वॉल्व है। इसके बाद देखेंगे अचानक फॉल की कहानी। तो हिंदुस्तान जिंक में वेदांता और गवर्नमेंट दोनों की होल्डिंग है। वेदांता के पास 64.92%, गवर्नमेंट के पास 29.4% की होल्डिंग है। वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक के थ्रू मॉरिशस की THL जिंक लिमिटेड को बाय करना चाहता है और इस एक्विजिशन में $2.98 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जो हिंदुस्तान जिंक के कैश से ज़्यादा होगा। और इस ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को एतराज़ है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो कि हिंदुस्तान जिंक के फाइनेंशियल को इफेक्ट कर सकता है, और इस डील को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को भी अपील किया है। और इस वजह से वेदांता का गवर्नमेंट के साथ टर्म क्या है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहाँ तक हम लोग इकोनॉमिक्स, वेदांता से रिलेटेड न्यूज़ डेटा देख चुके हैं, वेदांता के साथ क्या गलत चल रहा है समझ चुके हैं। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की वजह से इस इंडस्ट्री की टॉप कंपनियां यानी टॉप 3 कोल इंडिया, NMDC एक बढ़ा एक गिरा, फिर 47% ये गिरा है। इसका जवाब है वेदांता भी इसी रेंज में गिरा है। मतलब 47% फॉल बस दिख रहा है, इतना फॉल हुआ नहीं है। कंफ्यूज हो गए, चलिए कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मार्च 2022 से करंट टाइम तक वेदांता अप्रॉक्स 133 रुपीज़ डिविडेंड पे कर चुका है, और 440 रुपीज़ के प्राइस पर इसका रिटर्न कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 30% तक आएगा। और कंपनी जब भी डिविडेंड पे करती है तो उसका शेयर प्राइस डिविडेंड वैल्यू के बराबर डिस्काउंट हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक काफ़ी सिंपल है। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगा तो उस फंड का यूज़ कंपनी के ग्रोथ में होगा और शेयर प्राइस बढ़ेगा। और डिविडेंड ने दे दिया मतलब उतना ग्रोथ फंड कंपनी बुक ऑफ अकाउंट से निकल गया, इसलिए शेयर प्राइस में भी फॉल आ जाता है। और वेदांता इतना ज़्यादा डिविडेंड इसलिए देता है क्योंकि कंपनी इसी डिविडेंड के फंड से अपने डेट का इंटरेस्ट पेमेंट करता है। मतलब यहाँ भी कंपनी अपने ऊपर डेट बर्डन
क्लियरली दिखा रहा है। अब ओवरऑल देखें तो 11 अप्रैल 2022 से करंट टाइम तक वेदांता का शेयर 47% गिरा है, मगर 30% डिविडेंड दे चुका है। इसलिए नेट फॉल जो हुआ वो 17% है, और इस फॉल की वजह मैंने आपको बता दी। अब ये सब जितना भी फैक्टर मैंने आपको बताया है, इसका असर आपको वेदांता के फंडामेंटल में दिखेगा। मार्च 2022 से लेटेस्ट क्वार्टर के वेदांता का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% तक गिर चुका है, नेट प्रॉफिट 54.44% गिर चुका है। मतलब फंडामेंटल लेवल पे भी कंडीशन सही नहीं दिख रही। इन सब के अलावा अगर वेदांता के शेयर होल्डिंग एक्टिविटी देखें तो आपको दिखेगा, जब भी वेदांता का शेयर अंडर वैल्यू होता है तो वेदांता अपने शेयर को डीलिस्ट करने की कोशिश करता है, और ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। और यही कारण है कि मुझे ये शेयर और इसका प्रमोटर बिल्कुल पसंद नहीं है। कोविड के टाइम में भी जब शेयर सस्ता हुआ था, क्या करना चाह रहा था? डीलिस्ट, जो कि बहुत गंदी बात है। इसके अलावा वेदांता का शेयर फेमस है हाई डिविडेंड देने पर, वो लोगों को पसंद है तो लोग उसके लिए लेते हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्च 2023 में वेदांता का नेट प्रॉफिट था 14,503 करोड़, और जब वेदांता का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको दिखेगा मार्च 2023 में वेदांता ने 41,149 करोड़ का डिविडेंड पे दिया। अब इस 41,149 करोड़ में 68.11% डिविडेंड। तो अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूं। इस 41,149 करोड़ में 68.11% डिविडेंड गया है वेदांता के प्रमोटर के पास, क्योंकि उनकी होल्डिंग 68.11% है। मतलब 28,026 करोड़ प्रमोटर के पास गया, बाकी FII DIA के पास गया। मोटा माल किसके पास गया? समझ रहे हो? वो एक मीम था ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वही कहानी है। वेदांता का एक नेगेटिव पॉइंट यहीं पर हो गया कि कंपनी खुद के लिए हाई डिविडेंड पे करती है, दूसरों को पता ही नहीं है। दूसरे बस कुछ शहर है, मुझे मिल रहा है, यानी मस्तरा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इसके बाद कंपनी का ऐसा स्टेटमेंट होता है कि हाई डिविडेंड से कंपनी अपना डेट कम करती है, लेकिन डेटा कुछ और दिखा रहा है। वेदांता के कैश फ्लो में दिख रहा है कि मार्च 2023 में वेदांता ने 42,470 करोड़ का डेट लिया, और नेट में मार्च 2022 से मार्च 2023 तक वेदांता का बोरोइंग 24.34% बढ़ा है, और कंपनी के पास जो रिजर्व था वो कम हुआ 39.93%। मतलब भाई प्रॉफिट से ज़्यादा रिजर्व और एक्स्ट्रा बोरोइंग को यूज़ करके डिविडेंड तो लिया जा रहा है, मगर डेट कम कहाँ हो रहा है। और उस पर भी वेदांता के प्रमोटर ने अपना सारा होल्डिंग प्लेस करके फंड रेज किया हुआ है, मतलब हर जगह से फंड उठाकर, मगर कर्ज तो कम ही नहीं हो रहा है। और जब कंपनी के ऊपर कर्ज सबसे मेन इशू बना हुआ है, तो इन सभी फैक्टर के कारण मुझे ऐसे स्टॉक पसंद नहीं है जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ हो और पब्लिक से ज़्यादा खुद के बारे में सोचते हो। और आपको भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसी लेवल की एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बात आपके मेहनत की कमाई की है। और सभी पॉइंट को समरी करें तो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा वीक, वेदांता पे कर्ज जाता, प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, इन सब के ऊपर वेदांता का ये न्यू एक्विजिशन, सबसे ऊपर वेदांता की अकाउंटिंग जो गोलमाल है भाई, गोलमाल है। और इन सभी फैक्टर को दिखाएं और मिलाएं तो कहना और समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों शेयर गिर रहा है। अब सवाल आता है कि कुछ जानने के बाद अगर आपको वेदांता का शेयर बाय करना है तो क्या वेदांता का शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना? इसका जवाब भी आप वैल्यूएशन से ले सकते हैं। करंट पी है 11.6, इंडस्ट्री पी है 10.4, पीजी रेशियो 3.32। मतलब भैया महंगा है, वीक फंडामेंटल, हाई डेट, शेयर महंगा, 440 से 230 आ गया। तो भैया अगर लेने का भी दिल करे सब चीज को इग्नोर करके, तो भी महंगा है। तो अब आप क्या करेंगे? मैंने तो हर चीज बता दी। हो सकता है कोई लोग कमेंट में बोले सर आपने अपनी बात खुल के नहीं रखी। इससे ज्यादा खुल के और क्या होता है? आप बताइए आपने खुल के क्या समझा है कमेंट में, और प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में। जय हिंद, जय भारत।